एच.आर. खन्ना मुख्य न्यायाधीश की रेस में सबसे आगे, लेकिन वो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना वक्त अमेंडमेंट बिल पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे और उनके पास अभी लगभग 10 दिन का समय बचा हुआ था और उन्होंने तय किया कि इस मामले की वो सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस पूरे मामले में 2019 के चुनाव से पहले इसे छूने की कोशिश मत कर। तब भी दीपक मिश्रा इस मामले की सुनवाई चाहते थे, अंत में उसके ऊपर महाभियोग चलाने की कोशिश की। वक्त अमेंडमेंट बिल पर 150 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई और इन याचिकाओं को सिमट करके वो 5 तक ले आए। सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील सामने खड़े थे। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारतीय इतिहास के सबसे सम्मानित जज जस्टिस एच.आर. खन्ना को माना जाता है। एच.आर. खन्ना भारतीय न्यायिक इतिहास के एकमात्र न्यायाधीश हैं जो चीफ जस्टिस तो नहीं बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रतिमा है। न्यायपालिका के इतिहास में जस्टिस खन्ना का नाम, एच.आर. खन्ना का नाम बड़ी सम्मान से लिया जाता है। एच.आर. खन्ना एकमात्र वो जज थे जो उस दौर में जब सभी सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजों ने घुटने टेक दिए इंदिरा गांधी के सामने में, वो ठसक के साथ न्याय के साथ खड़े रहे। एच.आर. खन्ना को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। एच.आर. खन्ना मुख्य न्यायाधीश की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन वो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए। एच.आर. खन्ना के भतीजे संजीव खन्ना को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का अवसर मिला तो देश को उम्मीद थी कि एच.आर. खन्ना के भतीजे संजीव खन्ना इतिहास रचेंगे, लेकिन संभवतः साख बचाकर निकल जाना ही उन्होंने बेहतर समझा। वैसे एच.आर. खन्ना के भतीजे संजीव खन्ना का सम्मान दिल्ली हाईकोर्ट में जज के रूप में बहुत रहा है। उनके कई सारे फैसले हिस्टोरिकल रहे, लेकिन बदले दौर में जब न्यायपालिका की साख गिरने लगी, जब सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के दबाव में लाचार नजर आने लगा, जिन जिन जजों ने कोर्ट फिक्सरों के से टकराने की कोशिश की, उन्होंने अपनी साख गंवाई। सेक्सुअल हैरासमेंट तक के केस झेलने पड़े कोर्ट फिक्सरों से टकराने की कीमत में। कोर्ट फिक्सरों के मुताबिक यदि फैसले नहीं देंगे तो आपकी तबाही तय है, और कोर्ट फिक्सरों के मुताबिक फैसले देंगे तो आपके बच्चे विदेश में मौज करेंगे, करोड़ों का साम्राज्य होगा। एच.आर. खन्ना संभवतः इन सब बीच से निकल जाना चाहते थे। काजल की कोठरी से बेदाग निकल जाने के लिए एच.आर. खन्ना ने संभवतः जद्दोजहद नहीं किया, चुपके से निकल लिए। जी, संजीव खन्ना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और वो बड़े उतावले थे वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद से पास करके वक्फ एक्ट बना, उस मामले पर स्टे करने के लिए। संजीव खन्ना ये चाहते थे कि इस मामले पर तत्काल रोक लगाकर सुनवाई की जाए। संजीव खन्ना जानते थे कि इस मामले में यदि लंबी जिरह होगी तो वो इस मामले की सुनवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिब्बलों की दबाव में संजीव खन्ना ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और उसके बाद ऐसा मिजाज बना लिया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद से पास हुआ था उस पर स्टे लगा दिया जाए। संजीव खन्ना बस इसकी तैयारी कर रहे थे। सिब्बल का दांव बस सटीक बैठने ही वाला था कि भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऐसा दांव चल दिया कि सिब्बल की पूरी साजिश ही खत्म हो गई और संजीव खन्ना वो नहीं कर पाए जो बस वो कर नहीं वाले थे। दरअसल वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद से पास हुआ उस पर भारत के राष्ट्रपति के मुहर लगने से पहले ही ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में इतनी याचिका वक्फ अमेंडमेंट बिल पर पहुंची कि इतिहास रच गया। 150 से ज्यादा याचिकाएं वक्फ के संसद में पास वक्फ के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसमें असाउद्दीन ओवैसी से लेकर सोनिया के वो तुकबंदी शायर
इमरान प्रतापगढ़ी जो मुख्तार अंसारियों की तुकबंदी की महिमा मंडन करते हुए राज्यसभा पहुंच गया, ऐसे ऐसे दर्जनों याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो कुछ मामले सिब्बल और सिंघवी लेकर पहुंचे, कुछ सलमान खुर्शीद जैसे वकील लेकर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इन सब की ताकत इतनी थी कि संभवतः यही लगा संजीव खन्ना को कि इस याचिका को स्वीकार करके इस पर स्टे लगा करके वो निकल जाएंगे। लेकिन वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला देने से पहले संजीव खन्ना ने अपने आप को बेदाग निकल जाना ही बेहतर समझा। जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे और उनके पास अभी लगभग 10 दिन का समय बचा हुआ था और उन्होंने तय किया कि इस मामले की वो सुनवाई नहीं करेंगे। कम से कम ये पूरा हफ्ता संजीव खन्ना के पास था कि वो 5 दिन में इस पर निर्णायक फैसला देकर के निकल लेते, लेकिन अब इस पर 15 मई की तारीख लगाकर संजीव खन्ना ने अपनी रिटायरमेंट की बात कह करके इस मामले की सुनवाई टाल दी है। ये जस्टिस संजीव खन्ना और तुषार मेहता है। कहा जाता है कि तुषार मेहता बड़े दुखी हुए हैं संजीव खन्ना के जाते जाते। संजीव खन्ना के बारे में इतना जरूर कहा जा सकता है कि जस्टिस खन्ना चंद्रचूड़ की तरह इस देश में याद नहीं किए जाएंगे। डीवाई चंद्रचूड़ 2 साल तक रहे और चंद्रचूड़ सिब्बल और सिंघवियों के इशारों पर नाचने वाले जज एक तरह से बन गए। ये आम मानसिकता हो गई। तिस्ता से तलवारों को सिब्बल के इशारे पर मौज दिलाने वाले, कांडी केजरियों को अभिषेक मनु सिंघवी के इशारे पर मौज दिलाने वाले डीवाई चंद्रचूड़ की तरह संजीव खन्ना दागदार तो नहीं हुए, लेकिन बेदाग निकल जाने में के लिए उन्होंने वक्फ पर एक तरह से अपनी पंख बांध लिए। ये क्या बेबसी है मिलॉर्डों की? क्या संजीव खन्ना इस पूरे मामले की सुनवाई करके नहीं जा सकते थे? इस मामले को आनन फानन में निपटा कर नहीं जा सकते थे? संजीव खन्ना ने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं कि उनके पास वक्त नहीं था। क्या इस मामले को सालों तक सुना जाए? जिस मामले को संसद ने पास किया, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को क्या निर्णायक नहीं पहुंचना चाहिए था? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत को इतनी गंभीरता से इस पूरे मामले को देख करके यह नहीं मान लेना चाहिए था कि संसद द्वारा पास कानून पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे? इनकी बारीकियों को जांच करके इस मामले को संजीव खन्ना खारिज करके जा सकते थे। लेकिन हाल के दिनों में रंजन गोगोई की बात हर सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगता है अंदर तक भेद गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई के पिता भी असम के चीफ मिनिस्टर थे। वो कांग्रेस कोटे से आते हैं और माना जाता है कि वो भी एक समय में घोर मोदी विरोधी थे। चाहे वो न्यायाधीश हो या कोई भी हो, विचारधारा तो कहीं ना कहीं होती है। यदि आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो हमने दर्जनों बार इसकी चर्चा की है और 200 बार यह चर्चा की जाने की जरूरत है कि जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, उस समय में राफेल मामले की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की तरफ से वकील थे और इस मामले में माना जा रहा था कि गोगोई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जजमेंट देकर जाएंगे, क्योंकि कोर्ट फिक्सरों को बड़ा भरोसा था रंजन गोगोई पर। लेकिन गोगोई ऐसा नहीं कर पाए और उन्होंने राहुल गांधी से माफी भी मंगवाया। रंजन गोगोई वही जज थे जिन्होंने 4 जजों के साथ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तब के सीजीआई दीपक मिश्रा के खिलाफ, क्योंकि दीपक मिश्रा राम मंदिर पर फैसला देना चाहते थे। दीपक मिश्रा राम मंदिर पर फैसला देने के लिए 5 जजों की बेंच गठित कर दी थी, उसके खिलाफ सिब्बल चले गए और दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस रहते उन्हें घुटने के बल आना पड़ा और दीपक मिश्रा चाह करके भी राम मंदिर पर कोई बेंच नहीं बना सके। 10 साल तक राम मंदिर पर सुनवाई करने की हिम्मत सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने नहीं कर पाए की। 2010 में यह फैसला आया और 2019 तक लगभग 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर एकदम ठंडे बस्ते में रहा। किसी भी चीफ जस्टिस की हिम्मत नहीं हुई इस मामले में बेंच बनाने की। और जब हिम्मत हुई दीपक मिश्रा की, उन्होंने 5 जजों की बेंच बनाई तो उनके खिलाफ 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के हर जज चाहते थे कि राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला देने में इतिहास में उनका नाम दर्ज हो। इसीलिए वो दीपक मिश्रा वाली बेंच में शामिल नहीं होने पर नाराज थे वो सीनियर जज, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ माना जाता है वामपंथी पार्टी का एक बड़ा नेता शेखर गुप्ता जैसा कांग्रेस के इकोसिस्टम का दलाल पत्रकार गैंग, ये सब के सब शामिल थे। और अल्टीमेटली दीपक मिश्रा को घुटने के बल आना पड़ा, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस पूरे मामले में 2019 के चुनाव से पहले इसे छूने की कोशिश मत करना। तब भी दीपक मिश्रा इस मामले की सुनवाई चाहते थे। अंत में उनके ऊपर महाभियोग चलाने की कोशिश की गई। किस लिए? इसलिए क्योंकि फिक्सरों के मुताबिक दीपक मिश्रा नहीं चल रहे थे। दीपक मिश्रा के रिटायर हो जाने के बाद जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, और वही रंजन गोगोई जिन्होंने 4 जजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने राम मंदिर पर बेंच बनाई, मामले की सुनवाई हुई, और जिस दीपक रंजन गोगोई से फिक्सर्स उम्मीद कर रहे थे कि उनके मुताबिक फैसले देंगे, उन्होंने 5 जजों की अध्यक्षता में सर्वसहमति से जो फैसला दिया, उसकी वजह से आज राम मंदिर आप बन गया, और हमने भी अभी प्रभु राम के दर्शन वहां करके अपना सौभाग्य, अपने आप को धन्य पाया। लेकिन जब दीपक जस्टिस रंजन गोगोई ने राम मंदिर पर फैसला दिया, तो 5 जजों की बेंच की सहमति थी। 5 जज ने सर्वसम्मति से फैसले लिखे, लेकिन टारगेट बनाया गया रंजन गोगोई को, और रंजन गोगोई के ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का मुकदमा मामला आया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट। सोच लीजिए, किसी तरह से अपनी इज्जत बचाकर रिटायर हो गए रंजन गोगोई, और कहा इस देश का सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के दबाव में है। उन्होंने सिब्बल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब वो राम मंदिर मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो सिब्बल उनसे घर पे मिलना चाहते थे। मैंने अपने स्टाफ से मना कर दिया था कि कोई भी वकील मेरे घर नहीं आएगा। संभवतः रुपए की बोरियां, 500-500 रुपए की गड्डियां हो सकता है रंजन गोगोई के घर के सामने भी जलती हुई मिलती, यदि कोई कोर्ट फिक्सर उनसे मिलने आता। हाल के दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट का एक जज उसके घर पे होली के दिन करोड़ों रुपए की बोरियां जलती हुई मिली, तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा साख डैमेज हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना उस समय चीफ जस्टिस थे, उनसे एक उम्मीद थी कि वो एक निर्णायक फैसला लेंगे, लेकिन इस घटना के 10 दिन बाद जब अखबार में खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी, तो संजीव खन्ना चीफ जस्टिस रहते हुए इस पूरे मामले को अफवाह बता गए और कहा यह सब अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। संजीव खन्ना को जब कभी भी याद किया जाएगा, उनके इस फैसले के लिए याद किया जाएगा। उनके बेदाग न्यायपालिका के इतिहास में जस्टिस वर्मा को बचाने का प्रयास करने का मामला हमेशा याद किया जाएगा। जस्टिस वर्मा जो जिसके घर पे नोटों की गड्डियां मिली, उसे बचाने के सुप्रीम खेल ने सुप्रीम कोर्ट की साख चौपट कर दी, और उसके बाद उसके गरे मुर्दे उखाड़े जाने लगे जो चंद्रचूड़ के दौर में हुए, जिसमें कश्मीर पर चुनाव का फैसला और तिस्ता सी तलवार पर चंद्रचूड़ का फैसला हमेशा याद किया जाएगा। चंद्रचूड़ भारतीय इतिहास के एक ऐसे दागदार जज के रूप में याद किए जाएंगे जिनके ऊपर यह दाग है कि उन्होंने तिस्ता सी तलवार जैसी महिला को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिप्पणी की, उसे बचाने की कोशिश की, और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच लगवा दी 2-2 बार। ये मामला, इसके लिए कभी भी चंद्रचूड़ सफाई नहीं दे पाएंगे। इसीलिए उनके खिलाफ हाईकोर्ट के ही एक जज राकेश कुमार ने राष्ट्रपति से शिकायत की कि चंद्रचूड़ ने जो बेंच गठित की थी वो एक षड्यंत्रपूर्ण खेल था, जिसमें तिस्ता सी तलवार को मौत दिलाया गया। अब इस पूरे मामले को यदि देखिए, तो इस पूरे मामले की इंक्वायरी के लिए आदेश राष्ट्रपति दे चुकी हुई है। ये पूरा प्रकरण दिखाता है कि हाल के दिनों में भारत का मुख्य न्यायाधीश किस कदर बेबस रहा या फिर किस कदर खेल करता रहा। मोदी काल में जितने चीफ जस्टिस हुए वो सब बेचैन रहे, वो सब कोर्ट फिक्सरों के दबाव में रहे। तो क्या संजीव खन्ना उन्हीं दबावों से बचना चाहते थे? इस पूरे प्रकरण से ऐसा लगता है कि संजीव खन्ना उन दबावों से बच जाना चाहते थे जिन दबावों से उनके पूर्ववर्ती सीजीआई दागदार हुए। तो क्या संजीव खन्ना बेदाग होकर निकलना चाहते थे कि वक्फ पे यदि सरकार के खिलाफ यदि वो फैसला देते हैं तो कोर्ट फिक्सर उन्हें दागदार कर देंगे, और वक्फ पे यदि सरकार के
पक्ष में फैसला देते हैं तो भी उन्हें दागदार किया जाएगा। क्या संजीव खन्ना हिम्मत नहीं जुटा पाए? वक्फ अमेंडमेंट बिल पर 150 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई और इन याचिकाओं को सिमट करके वो 5 तक ले आए। सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील सामने खड़े थे, उस पर आनन फानन में इस पूरे केस को निपटाना चाहते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने हिम्मत तो खूब जुटाई, लेकिन तुषार मेहता ने ऐसा दांव चल दिया कि खेल खत्म हो गया। अब संजीव खन्ना रिटायर हो जाना चाहते हैं, रिटायर होकर के बेदाग निकल जाना चाहते हैं। क्या उनके बेदाग निकल जाने से न्यायपालिका दागदार होने से बच पाएगी? ये अपने आप में एक बेहद अहम सवाल है। संजीव खन्ना खुद तो रिटायर हो गए या रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट पर इसका फैसला क्या होगा? क्या भविष्य के भी भावी जज इसी तरह से बचते हुए निकल जाएंगे? क्योंकि ज्यादा समय जस्टिस दवाई के पास भी नहीं है, ज्यादा समय इनके बाद की जस्टिस के पास भी नहीं होता। हर किसी को जस्टिस चंद्रचूड़ की तरह 2-2 साल चीफ जस्टिस बनने का अवसर नहीं मिलेगा। तो क्या छोटे कार्यकाल के जितने भी चीफ जस्टिस होंगे वो निर्णायक फैसले नहीं देंगे? मामला यूं ही पेंडिंग होता चलेगा? ये अपने आप में बेहद अहम है। संजीव खन्ना का चीफ जस्टिस के रूप में रहते हुए निर्णायक फैसला देने के बदले रिटायरमेंट का विकल्प चुनना और रिटायर हो जाने की वजह से इस मामले से अपने आप को अलग कर देना, ये कहीं संकेत देता है कि हमारे मिलॉर्ड काजल की कोठरी में बेदाग होकर निकलने की एक दबाव में है क्या? संजीव खन्ना के बाद जस्टिस गवई भी क्या इसी ढंग से इस पूरे मामले से बचकर निकल जाएंगे क्या? क्योंकि उनके पास भी ज्यादा समय नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या एक तरह का फिक्सरों का दबाव का पूरा मामला बन जाएगा? यह भी अपने आप में एक बेहद अहम सवाल है जो इस देश को चिंतन करने की जरूरत है कि हमारी न्यायपालिका आखिर जा कहां रही है। अब इसको कंक्लूड करते हुए समझिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर 200 से ज्यादा या 150 से ज्यादा याचिकाएं आई। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सुप्रीम कोर्ट में 150 से ज्यादा याचिकाएं आई और इन याचिकाओं का दबाव इसलिए था क्योंकि इस पूरे मामले में सिब्बल, सिंघवी, सलमान खुर्शीद जैसे दर्जनों प्रभावशाली वकील थे और वक्त पर पूरा ये मामला ऐसे ओवैसियों का था जिससे ऐसा लग रहा था कि वक्त के पास जो अरबों की संपत्ति है उसके कारण देश के प्रभावशाली वकील वक्त मामले में अपने आप को झोंक देना चाहते हैं। और यही वजह है कि संसद द्वारा पास कानून राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगने से पहले इस मामले पर सुनवाई के लिए आ गया। भारत सरकार ने इस पर अपना एक्शन लिया और उसके बाद जब जिरह का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट बेताब था संसद द्वारा पास इस कानून को रोक देने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं सका क्योंकि भारत सरकार ने स्टैंड ये ले लिया पहलगांव के बाद कि यदि संसद द्वारा पास कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रोकने की कोशिश की तो एक गलत मैसेज जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सरकार इतनी मुखर रूप से सामने आई और तुषार मेहता ने की तरफ से हलफनामा दाखिल करते हुए सरकार के हलफनामे में और तुषार मेहता के दलीलों में इतना दबाव डाला गया कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें फिर से की तो सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल उठेगा और सवाल उठेगा कि क्या भारत की न्यायपालिका सुप्रीम है, संसद से भी सुप्रीम है? सरकार के इस मूड ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संभवतः बैकफुट पे ला दिया और फिक्सरों के प्रेशर से काजल की कोठरी में बेदाग बनने की चाह ने संजीव खन्ना को रिटायर होने को मजबूर कर दिया। वक्फ बिल पर कोई फैसला नहीं दे पाए। वो चाहते तो इस पर निर्णायक फैसला देकर निकल सकते थे, लेकिन वो जस्टिस रंजन गोगोई समेत अन्य जजों की तरह बदनाम होने से बचना चाहते थे। वो अपने पूर्ववर्ती जज जस्टिस चंद्रचूड़ की बदनामी के खौफ से बचना चाहते थे। तो क्या आगे की सीजीआई भी कोर्ट फिक्सरों के वजह से डर करके निकल जाएंगे और निर्णायक फैसले नहीं देंगे, या फिर फिक्सरों का मौज चलता रहेगा? वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब लंबे समय तक टल गया है क्योंकि
अब जब जस्टिस गवई चीफ जस्टिस बनेंगे उसके बाद नए सिरे से इस पर सुनवाई होगी, फिर लंबा खींचेगा, 6 महीने बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे, तो क्या फिर वो भी इसी ढंग से मामले को आगे ले जाएंगे? ये मामला देश को बेचैन कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस पर चिंतन किया जाए। या संसद द्वारा पास हर कानून को सुप्रीम कोर्ट इसी ढंग से खिलौने बनाकर पेश किया जाएगा? क्या संसद में 800 से ज्यादा सांसदों की कोई अहमियत नहीं है? जनता के प्रति सीधे जिम्मेदार संसद होती है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि न्यायपालिका में संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए कई और मामले, लेकिन बेल की अदालत बनी सुप्रीम कोर्ट जब संसद द्वारा पास हर कानून पर कुंडली मार करके बैठता है तो देश में न्यायपालिका की साख पर सवाल उठते हैं। संजीव खन्ना तो बेदाग होकर के निकल जाएंगे, लेकिन बाकी जजों का क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन के साथ चैनल का मेंबर जरूर बनिए। खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना अंशदान, यदि संभव हो तो अपना अंशदान, अपना गिलहरी सहयोग जरूर कीजिए। जय हिंद।